लास्ट राउंड जैसे ही कंप्लीट हो, हाथ को नीचे ले आए, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। नेक्स्ट हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आज भ्रामरी प्राणायाम को भी हम 2 मिनट तक कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। कानों को अच्छी तरह से प्लग करते हुए हमिंग साउंड के साथ एक्सेल करें। कंटिन्यू करते जाएं। इस राउंड को कंप्लीट करें, फिर वापस आ जाएं। आंखें बंद ही रखें, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। रितु जी कंटिन्यू करें आप। आंखों को बंद ही रखेंगे। अपनी स्थिति को सहजता से ठीक कर लेंगे। कमर को सीधी, गर्दन को सीधी, आंखें कोमलता से बंद और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आज के मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। विजुलाइज करेंगे कि हम एक नदी के पास बैठे हुए हैं। कल कल करती ध्वनि के साथ वो नदी बह रही है। उसका पानी छोटे छोटे पत्थरों से टकराता हुआ रुक रहा है, फिर आगे जा रहा है। महसूस करेंगे उसकी आवाज को। उसके पास जहां पर मिट्टी है वहां पर हम बैठेंगे। महसूस करेंगे उस मिट्टी की नमनेस को, उसकी सुगंध को। जो सोने सुगंध हमारे को महसूस हो रही है, उसको विजुलाइज करेंगे। हमारे आसपास हरे हरे पत्तेदार पेड़ लहरा रहे हैं। एक प्यारा सा उपवन हमारे पास ही खिला हुआ है। हरी हरी घास देखेंगे उसको, उस हरी हरी घास की कोमलता को महसूस करेंगे। वहां पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, उनको देखेंगे। हवा चल रही है, पेड़ों से टकराती हुई हवा हमारे शरीर पर आ रही है।
उस शरीर पर उस आती हुई हवा को, उस ठंडी ठंडी हवा को महसूस करेंगे। पानी के कारण उस हवा में जो शीतलता है उसको अपने शरीर पर आता हुआ महसूस करेंगे। पानी का झरना बह रहा है, नदी को देखेंगे। उस नदी का स्वच्छ जल एकदम सफेद दिखाई दे रहा है। दूर से आती हुई उस नदी को देखेंगे। उस नदी का बहता हुआ पानी कितनी दूर तक जा रहा है, उसे देखिए। उस नदी के पानी को दूर तक जाता हुआ देखिए। नदी को और आकाश को आपस में मिलता हुआ देखिए। महसूस कीजिए हमारे सर के ऊपर एक खिला हुआ आकाश, पूरी तरफ फैला हुआ आकाश है। चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाइए, उस आकाश को देखिए। नदी के थोड़ी सी दूर पर पर्वत खड़े हुए हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े। उनकी तरफ देखिए। महसूस कीजिए जो पानी बह रहा है, जो दूर तक पानी जा रहा है, उसके साथ अपनी सारी टेंशन्स को, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उस नदी के पानी में छोड़ दीजिए। उसको दूर जाता हुआ देखिए। अपने आप को रिलैक्स महसूस कीजिए। सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स हमने इस नदी के पानी में बहा दी है। उसको दूर और दूर और दूर जाता हुआ देखिए। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स महसूस कीजिए। महसूस कीजिए ब्रह्मांड से आती हुई वो ऊर्जाओं को, जो हवा के रूप में, जो नदी के रूप में, जो इस मिट्टी के रूप में हमारे अंदर आ रही है। उनसे आती हुई ऊर्जाओं को देखिए। पेड़ों को की सजगता, सजीवता को देखिए। अपने अंदर भी वो हर्ष और उल्लास, जो पेड़ों को, हवा से जो पेड़ हिल रहे हैं, जो मस्त झूम रहे हैं, उस हर्ष और उल्लास को अपने अंदर आता हुआ देखिए। महसूस कीजिए कि हमारा शरीर बिल्कुल शिथिल हो रहा है, शांत हो रहा है। चारों तरफ की ऊर्जाएं प्रकृति से हमारे शरीर में आ रही हैं। अब सामने की तरफ देखिए। उन पहाड़ों के बीच में से धीरे धीरे उस सूरज की किरणों को बाहर आता हुआ देखिए। सूरज पहले एकदम लाल, फिर ऑरेंज, धीरे धीरे उसको ऊपर आता हुआ देखिए। महसूस कीजिए उसकी किरणों को अपनी तरफ आते हुए। धीरे धीरे वो सूरज आकाश की तरफ ऊपर आ रहा है। ऊपर आके उसका जो सुनहरी रंग है
उसको देखिए अपने चेहरे पर आता हुआ, हमारे चेहरे से होता हुआ हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है वो सूरज का सुनहरा रंग। महसूस कीजिए उसको अपने शरीर में, अपने हर अंग में जाता हुआ देखिए। ये सूरज की किरण हमारे लिए एक नई ऊर्जा, एक नया सवेरा लेकर आई है। उसको महसूस कीजिए और अपने अंदर से जोर से बोलिए कि मेरी लाइफ इस राइजिंग सन की तरह है। मेरा जीवन इस उगते हुए सूरज की तरह है। मेरे अंदर सारी प्रॉब्लम्स बाहर जा चुकी हैं और सूरज की किरणों से एक अलग ही ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। अपने सारे थॉट्स को बंद कर दीजिए और जोर से बोलिए, लाइफ इज राइजिंग सन फॉर मी। लाइफ इज राइजिंग सन फॉर मी। चीख करके अंदर से इस आवाज को, सारी आवाजों को दबाते हुए इस आवाज को जोर से बोलिए। अपने अंदर से तेजी तेज तेज इस आवाज को बोलिए कि मेरा जीवन इस उगते हुए सूरज के समान है। मेरा जीवन इस उगते हुए सूरज के समान है। मेरा जीवन उगता हुआ सूरज है। Life is rising sun for me. Life is rising sun for me. Life is rising sun for me. इस एहसास के साथ जोर जोर से अपने अंदर से सारी आवाजों को दबाते हुए इस आवाज को जोर जोर से बोलेंगे, महसूस करेंगे उसको। इसे कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक बोलते जाएं। अब यहीं से हम सेकंड मेटाफर की तरफ चलेंगे और मनी से रिलेटेड अपने RAS को एक विजुअलाइजेशन देंगे और अपनी NEP को एक्सपेंड करेंगे। अपने ध्यान को बहती हुई नदी पर लेकर आएं और ऊपर से आती हुई नदी के फ्लो को देखें और वो आपके सामने से गुजरता हुआ दूर जा रहा है। ढेर सारा अथाह पानी है। इसे मनी से जोड़ें और देखें बिल्कुल इसी तरह आपके जीवन में पैसा एक तरफ से ढेर सारा आता जा रहा है जो अच्छे कामों में, सद्मार्ग में
आप जिसे लगा रहे हैं। महसूस कीजिए कि आपका पूरा शरीर एक मनी मैग्नेट की तरह बन गया है, और जैसे एक मैग्नेट के पास लोहे की कोई भी चीज़ आती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उससे चिपक जाती है, ऐसा ही आप पूरी तरह मनी मैग्नेट बन चुके हैं। और आपके पास ढेर सारा पैसा आ रहा है। अपने चारों ओर पैसों की बारिश होते हुए देखें। जिस भी करेंसी में आप देखना चाहते हैं उस करेंसी में देखें कि आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है और आप एक मनी मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं। ये सारा पैसा आपके पास आता जा रहा है। विजुअलाइज करें कि आपके चारों ओर इस पैसे का ढेर लग चुका है और आप इसके बीचों बीच इसके ऊपर बैठे हुए हैं। आपके लिए पैसा बिल्कुल इसी बारिश की तरह, इसी रेन की तरह है जो कि लगातार आपके ऊपर बरस रही है। और अपने अंदर जोर जोर से चिल्लाकर बोलें कि पैसा आपके लिए बिल्कुल इसी बरसते हुए पैसे की तरह है और आप पूरी तरह से मनी मैग्नेट बन चुके हैं। अंदर इतनी तेज, इतने लाउड वॉइस में बोलें कि आपके सारे इनर वॉइस वहाँ पर दब जाएं। आई एम अ मनी मैग्नेट या आई बिकम मनी मैग्नेट। दूर दूर तक पैसों की बरसात जो कि कंटिन्यू होती जा रही है। अपने अंदर इसी तरह से बार बार 2 मिनट तक बोलते जाएं, मनी इज abundant rain for me and I become money magnet। मैं अपनी ओर पैसों को आकर्षित करता हूँ और मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। करेंसी को बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन करें, उसकी बारीकी को देखें। नीचे से एक करेंसी को उठाएं और देखें कि वो कौन सी करेंसी है, उसमें क्या पिक्चर्स बने हुए हैं, उसकी डिज़ाइन कैसी है, उस पर क्या नंबर लिखे हुए हैं। सारी चीज़ों को ध्यान से देखें और अपने अंदर रजिस्टर्ड करें। वो कोई फॉरेन करेंसी है या इंडियन करेंसी है।
विजुअलाइजेशन बंद करते हुए अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। 1 मिनट तक नॉर्मल ब्रीदिंग और कंप्लीट रिलैक्स पोजीशन, लेकिन फिजिकल मूवमेंट ना करें, फिजिकल स्टिल रहें। अब हम थर्ड विजुअलाइजेशन की तरफ आते हैं, रिलेशनशिप। याद करें उन रिलेटिव्स को जो आपके लिए हेल्पफुल हों आपकी लाइफ में, जिन्होंने बहुत सारी हेल्प की हो। उनकी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें, वो क्या बोल रहे हैं। और वो आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट, आपकी फैमिली, कोई भी हो सकती है। उनके पिक्चर्स को अपने आज्ञा चक्र पर विजुअलाइज करें और उनकी आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। और जीवन में वो परोक्ष अपरोक्ष रूप से जहाँ भी सहयोगी रहे हैं, उसके लिए उन्हें थैंक्स बोलें। कोशिश करें कि उनका हाथ अपने हाथों में लें और उनकी आंखों में देखते हुए उन्हें अपने पूरे हृदय से, मन से धन्यवाद दें। आभार प्रकट करें आपके जीवन में सहायक बनने के लिए। पहले अपनी फैमिली से शुरू करें। फैमिली के जो भी मेंबर्स को आप थैंक्स बोलना चाहते हैं, एक एक को विजुअलाइज करें, उनके हाथों को अपने हाथ में लें और उनकी आंखों में देखते हुए उन्हें थैंक्स बोलें। अपने पेरेंट्स, इन-लॉज, ब्रदर, सिस्टर, बच्चे, हस्बैंड, सभी को थैंक्स बोलें। हर एक के फेस को देखें, उसकी वॉइस सुनने की कोशिश करें और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए उन्हें धन्यवाद दें, अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से। अब अपने फ्रेंड सर्किल पर आएं और उन सभी दोस्तों को, चाहे वो अभी हों या ना हो, उनसे फ्रेंडशिप हो या ना हो, लेकिन जीवन के किसी एक पल में वो आपके साथ खड़े थे, उसके लिए उन्हें थैंक्स बोलें। उनके फेस को देखें, उनके हाथ को अपने हाथ में लेके उनकी आंखों में देखते हुए अपने पूरे हृदय से उन्हें धन्यवाद दें। हर एक फ्रेंड को देखें, चाहे वो आपके बचपन के फ्रेंड हो जो उस समय सहयोगी थे, लेकिन शायद आज उनसे आपका कांटेक्ट भी ना हो। बचपन से अभी तक के सारे फ्रेंड को रजिस्टर्ड करें। धीरे धीरे अपने रिलेटिव्स को देखें, आपके कज़न और भी जो रिलेटिव हैं, अंकल, आंटी, एक एक रिलेटिव को देखें, उन्हें थैंक्स बोलें। अपने पूरे हृदय से, मन से थैंक्स बोलें और फिर
अपने सारे रिश्तों को एक बार एनालिसिस करें और देखें कि वो आपके लिए कितने प्रीशियस हैं, कितने वैल्यूबल हैं और उनके कारण ही शायद आप आज खुश हैं। आपके लिए वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं और हर एक रिश्ता, हर एक रिलेशन एक खिलते हुए रेड रोज की तरह है। रेड ब्लॉसम रोज, खिलता हुआ लाल गुलाब, उसकी महक, उसकी कोमलता फील करें और अपने अंदर लाउड वॉइस में बोलें, रिलेशन इज रेड ब्लॉसम रोज फॉर मी। रिश्ते मेरे लिए एक खिलते हुए लाल गुलाब की तरह हैं। कंटिन्यू 2 मिनट तक अपने अंदर मैक्सिमम लाउड वॉइस में बोलें कि सारे इनर वॉइस उसके अंदर दब जाएं और सिर्फ एक ही विजुअलाइजेशन रहे और एक ही इनर वॉइस रहे, रिलेशन इज रेड ब्लॉसम रोज फॉर मी। एक मिनट तक और कंटिन्यू करें। धीरे धीरे अपनी इनर वॉइस में बोलना बंद करें, विजुअलाइजेशन को बंद करें और अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर आए। आपके आसपास जो हलचल हो रही है उससे अपने आप को जोड़ें, उन्हें फील करने की कोशिश करें। आसपास से आने वाली आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। एक बार पास से आने वाली किसी आवाज़ को सुनें, एक बार दूर से आने वाली किसी आवाज़ को सुनें। अपनी गर्दन को स्लाइडली लेफ्ट राइट करें। दोनों हाथों की और पैरों की उंगलियों को मोड़ें और खोलें। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए ऊपर आकाश की ओर ले जाएं। कंप्लीट बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, बेंड करें, ट्विस्ट करें। दोनों पाम्स को रब करें। और जब पाम्स हल्की सी गर्म हो जाएं तो उन्हें अपने
इस एनर्जी को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर लें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें। और अपने बॉडी के उस पोर्शन पर रखें जहाँ पर आपको दर्द या तकलीफ हो। चेहरे पर एक स्माइल लेकर आएं और धीरे धीरे आंखों को खोल लें। आज आपने 3 विजुअलाइजेशन को अपने आरएस में डाला है। अब आपके हेल्थ और सक्सेस 2 और बाकी रह गए हैं। तो ये एक एक वीक आपको एक मेटाफर लेना है। जैसे अभी हम लाइफ के लिए ले रहे हैं, नेक्स्ट वीक हम कोई दूसरा लेंगे। तो ये पांचों में आपको एक एक वीक लेते हुए 5 वीक तक ये करना है। सोने के 15 मिनट पहले, उठने के 15 मिनट के बीच में, 15 मिनट तक। और हार्डली इसमें 2 से 3 मिनट ही आपको लगेंगे। चलिए, तो कैसा रहा आज का आप लोगों का मेडिटेशन? बहुत अच्छा मैम। विजुअलाइजेशन हो पाया प्रॉपर? हाँ जी मैम। मैम डेफिनेटली। हाँ बीच बोलो। में तो ऐसा हो गया था, रोंगटे खड़े हो रहे थे। डेफिनेटली रोज का तो बहुत अच्छा हुआ होगा ना। हाँ जी मैम, उसी में रोंगटे से ना ऐसे खड़े हुए जैसे बॉडी में कुछ वाइब्रेशन सी हुई है। वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वो फिर एक्चुअली उसके बाद एनर्जी। ऐसा लग रहा था मैम जैसे ना, मतलब हाथों को एकदम टाइटली कस के ना बंद कर लूं, मतलब अकड़न सी, जैसे मतलब अजीब सा हो रहा था। हाँ, वो एनर्जी का फ्लो प्रॉपर होता है ना, तो उसके कारण होता है। तो जब कभी ऐसा होता है तो वहां से हमको ध्यान हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर लेना वो कैसे करें मैम? है। विजुअलाइजेशन पे ध्यान ले जाएं फिर से। अच्छा, ठीक है है मैम। ना? तो हमको वहां से ध्यान हटाना है जहां पर भी ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है ना? थैंक यू मैम। और आप लोग ने फील किया होगा कि जब लाइट डिम रहती है तो आप विजुअलाइजेशन ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। अभी एक दिन ना ऐसे आंखों के सामने की तरफ कोई लाइट हो जो उसको ऑन करके और विजुअलाइजेशन करके देखिएगा, तो आपको बड़ा मुश्किल होगा। तो हमेशा जब भी मेडिटेशन करें तो कोशिश करें कि या तो बैक लाइट हो चालू, या कोई जैसे नाइट बल्ब वगैरह होता है ना, उस टाइप का कुछ हो। चलिए, तो आज कोई कुछ बोलना चाहता है क्या, या कुछ पूछना चाहता है? मैम मुझे एक चीज और पूछनी थी हम्म। कि जैसे हम कपालभाति करते हैं, हम्म। जिनका मिड ब्रेन वर्क नहीं करता तो उसके लिए भी है क्या वो? कपालभाति बेसिकली ब्रेन की ही एक्सरसाइज है, लेकिन वो फ्रंटल ब्रेन की अधिक है। बट ओवरऑल जब वो पूरे ब्रेन मेम्ब्रेन को कंप्रेस डिकम्प्रेस करेगी तो इफेक्ट तो सभी पे होगा, लेकिन फर्क ये है कि फ्रंटल पर अधिक होगा और मिड ब्रेन पे थोड़ा कम होगा कंपैरेटिवली, लेकिन इफेक्ट तो वो सभी पर होगा। तो जिनको ऐसा प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के लिए त्राटक एक बहुत अच्छा, एक पावरफुल टूल होता है, तो त्राटक यूज कर सकते हैं। और खासकर बच्चों में तो ये मिड ब्रेन त्राटक वगैरह से बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम ये त्राटक वाला हमारे को भी करा देना अब इस होगा टाइम होगा रात वाली सब क्लास कुछ। में, होगा होगा क्योंकि त्राटक मैम भी। सुबह तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, हाँ, टाइम इतना नहीं, वो होता वो है ना एक तो। वीक तक कंटिन्यू होगा त्राटक, क्योंकि वो एक दिन में नहीं संभव है ना। कोई भी चीज आपको प्रैक्टिस से ही आपको एक्सपीरियंस होगा। एक दिन में तो ऐसा लगेगा कि बस आपने ऐसा छुआ और निकल लिया।
कि जब तक हमको थोड़ा सा फील हुआ तब तक जाने का समय हो गया। तो इसीलिए जो त्राटक करेंगे तो वो पूरा 1 वीक का करेंगे। और ये हम चूंकि स्टेप वाइज स्टेप चल रहे हैं ना, कि एक एक चीज मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि सिखाऊं और फिर पूरा जो फाइनल मेडिटेशन होता है वहां तक लेके जाऊं। तो अभी इसमें साइक्लिक मेडिटेशन होगा। साइक्लिक मेडिटेशन होता है जिसमें आप फिजिकल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो वो फिजिकल मूवमेंट के साथ होता है साइक्लिक मेडिटेशन, तो वो भी होगा, त्राटक भी होगा। फिर और भी बहुत सारी अजपा जप करेंगे, चिदा आकाश धारणा करेंगे। तो इस तरह में इसमें एक मल्टीपल वो हैं, स्टेप हैं, तो उन सब से गुजरेंगे। लेकिन अगर रोज हम एक चेंज कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि एक एक वीक हम उसको चलाएं, तो एटलीस्ट आप उसको फील कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए। तो त्राटक भी हम करेंगे, त्राटक करेंगे, चक्र मेडिटेशन करेंगे। तो इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जो हम करेंगे कंटिन्यू। मतलब करीब 20 से 30 पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं एक एक हफ्ते। मैम ये आप हमें मैम लिखवा, हमें याद कैसे रहेगा? नोट करते जाइए आप। आप एक बार लिखवा देंगे क्योंकि शुरू में हमने लिखा नहीं, आप क्या करवा रहे थे। शुरू का पहले दिन तो हमने विजुअलाइजेशन करना सीखा था, ठीक है। फिर बाकी के 2 दिन विजुअलाइजेशन किया था, है ना। तो फर्स्ट स्टेप इसका विजुअलाइजेशन हो गया। फिर उसके बाद अवेयरनेस पर हमने काम किया था, जिसमें हमने सेंस ऑर्गन की अवेयरनेस, टाइम पीरियड की अवेयरनेस, ब्रीदिंग अवेयरनेस और थॉट अवेयरनेस, ये चारों चीजें ली थी। अवेयरनेस के बाद हमने शवासन रिलैक्सेशन किया था। अभी योग निद्रा हमने नहीं की है। और शवासन में भी अवेयरनेस को इम्प्रूव करना सीखा था हमने। फिर हमने ग्राउंडिंग शील्डिंग सीखी थी। ये हमने पूरा लास्ट वीक तक किया था। इस वीक हमने अभी एनईपी और आरएएस पर काम किया है। तो अभी 2 दिन से जो हम काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनईपी और आरएएस। ठीक है, लिख लिया आपने? मैम एक बार सीक्वेंस पे वापस से बोलेंगे प्लीज। हाँ, देखिए फर्स्ट हमने विजुअलाइजेशन पे काम किया था, ठीक है। विजुअलाइजेशन के बाद अवेयरनेस, अवेयरनेस के बाद रिलैक्सेशन टेक्निक्स, जिसमें शवासन किया था और उसके शवासन में ही अवेयरनेस को और इम्प्रूव किया था। फिर उसके बाद हमने ग्राउंडिंग और शील्डिंग 2 प्रोसेस सीखी थी। और अभी नेक्स्ट हम एनईपी और आरएएस इस पे काम कर रहे हैं। तो आप जो जो होता जाए वो पॉइंट में भी लिखते जाएंगे तो आपको फिर रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या हुआ। मैम अवेयरनेस में क्या किया था एक बार? अवेयरनेस में हमने सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स के लिए अवेयरनेस की थी, फिर उसके बाद टाइम के लिए की थी, फिर उसके बाद ब्रीदिंग के लिए की थी, फिर थॉट्स के लिए की थी। ये चारों पर हमने अपनी अवेयरनेस को फोकस किया था। और जो शवासन में अवेयरनेस को इम्प्रूव किया था वो हमने अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं उनके लिए किया था। क्योंकि जितना स्ट्रांग आपका विजुअलाइजेशन होगा उतना स्ट्रांग मेडिटेशन होगा, ठीक है। अभी मैम जो ये ग्राउंडिंग एंड शील्डिंग में क्या होता है? ग्राउंडिंग शील्डिंग हमने की थी ना, जिसमें हमने किया था कि हमारे बॉडी से रूट्स निकल के जमीन में जा रहे हैं हाँ और जी, हाँ बॉडी जी, के ठीक है। सारे हाँ जी टॉक्सिन्स मैम। जो है ना
और जब शील्डिंग की थी तो हमने ये देखा था कि हमारे एनर्जी चारों तरफ एक बॉल के जैसे एक हमको पूरा कवर कर रही है, और बाहर से आने वाली जितने भी टॉक्सिस एलिमेंट्स हैं उनसे हमें सेव कर रही है। हाँ जी मैम, ठीक है। याद आ गया? हाँ जी, हाँ जी। मैम कल आपने बोला था कि जब सोओगे तो बोल के सोना, बार बार कि राइजिंग सन इज लाइफ फॉर मी। मैम इतना बोलने की वजह से ऐसा हुआ कि रात भर ऐसा लगा कि वो चलता जा रहा है, और आग भी खुली तो भी लग रहा था कि वो चल ही रहा है। हाँ, एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे हम जो बोलते ना, देखो पहले के लोग क्या बोलते थे कि जब आप सो रहे हो तो भगवान का नाम लेके सोइए, है ना, ऐसे जनरल बोलते कि कोई मंत्र पढ़ते हुए। उसका कारण क्या होता है कि आपकी नींद किस पर लगने वाली है आपको भी नहीं मालूम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी नींद 6 घंटे के लिए या 7 घंटे के लिए लगी। अब आपका लास्ट थॉट कोई नेगेटिव था। फॉर एग्जाम्पल आप बारिश में भीगी थी और आपका लास्ट थॉट था कि आज तो भीगे हैं, बीमार पड़ेंगे, और आपकी नींद लग गई। तो जो 6 से 7 घंटे सब कॉन्शियस आपकी बॉडी को रिपेयर करता है, दिन भर में जितनी भी टूट फूट हुई है, जो भी डैमेज हुई है, उनको सबको रिपेयर करता है। तो चूंकि आपका लास्ट थॉट क्या था कि आज तो भीगे हैं, कल बीमार पड़ेंगे, तो क्या होगा कि जो 6 घंटे 7 घंटे आप सोने वाले हैं उसमें आपका ब्रेन तो सो जाता है लेकिन सब कॉन्शियस एक्टिव रहता है। तो वो क्या करेगा कि आपकी बॉडी में वो केमिकल प्रोड्यूस करेगा, इतनी तोड़फोड़ मचाएगा कि सुबह आप जब उठेंगे तो बीमार उठेंगे। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि जब आप सोए उसके पहले का जो थॉट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और चूंकि हमको नहीं मालूम होता कि कब नींद आ जाए, तो इसीलिए एक पुराने लोगों ने ये सिस्टम बनाया था कि भगवान का नाम लेके सो और भगवान का नाम लेके उठो, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना। तो मोस्टली ये होता है कि जिस चीज के साथ, जिस थॉट के हम साथ सोते हैं, वो पूरे सोते में भी हमारे सबकॉन्शियस में चलता रहता है। मैम पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम कुछ सोच रहे हैं पर हम कुछ अलग ही जगह पे पहुंच जाते हैं सपनों में। अब परसों ही पता नहीं मैं कौन से शिव जी के कौन से 4 रूपों को देख लिया मैंने सपनों में। पता नहीं कौन, पता नहीं कहाँ से वो थॉट, क्या मतलब ऐसा क्यों होता है मैम? ये एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है वो आपका पूरा रिकॉर्ड होता है, आपका पूरा लाइब्रेरी है डाटा की, आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी का। तो जब कई बार आप बहुत अधिक रिलैक्स पोजीशन में सो जाते हैं, आप थीटा या डेल्टा पोजीशन में आ जाते हैं, तब उस समय क्या होता है कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है वो कभी कभी जुड़ जाता है आपसे, और उसके जुड़ने के कारण उसमें जो चीजें होती हैं वो उभर के ऊपर आ जाती हैं और फिर वो सपने में दिखती हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड की चीजें होती हैं वही हमें एज ए ड्रीम आती हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे अनकॉन्शियस की चीजें आए, क्योंकि सबकॉन्शियस की चीजें जो आती है ना उनसे हम कहीं ना कहीं परिचित होते हैं। कि जैसे सपोज कोई मंदिर हमको बहुत प्रिय है, तो हम सपने में वहां पहुंच गए लेकिन वो देखी हुई है। लेकिन जब ऐसे बिल्कुल अनजान और उसमें होता है तो वो हमारे कोई पूर्व जन्मों का कुछ होता है जो हमारे अनकॉन्शियस के थ्रू थोड़ी देर के लिए लिंक हो जाता है। तो कई बार ये ऐसा होता है, और पहले ये ऐसा ही माना जाता था, लेकिन आज इसके साथ एक विडंबना है कि हम बाहर से इतनी चीजें अपने ब्रेन में डालते हैं, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, तो कई बार वो सीन भी रिकॉल हो जाते हैं। वो सीन थोड़े से कुछ चेंज होके और ड्रीम्स में आ जाते हैं। तो अब ये है कि अब 100% हम नहीं बोल सकते हैं कि वो अनकॉन्शियस का ही है। हो सकता है आपने बहुत पहले कभी कोई मूवी देखी हो और उसका सीन थोड़ा सा कहीं से चेंज होके वापस आ गया, रिकॉल हो गया। मैम पर वो तो मैं पता नहीं अपने बचपन में पहुंच गई थी, बचपन मे भी पॉसिबल आपने जब चार बचपन मन में कुछ मतलब देखा चार। होगा। अभी देखिए, मैं आपसे मैम बोलूं कि आपने 5 साल की जब आप थी तो कौन सी मूवी देखी थी, बताइए।
मैम पर ऐसा तो कुछ भी नहीं देखा था मेरा हाँ, तो भी। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे बचपन का होता है ना वो हमको याद नहीं होता। जैसे फोबिया देखिए, बचपन में अगर मालूम पड़े कोई 2 या 3 साल का था और वो पानी में डूब गया और स्ट्रगल करके बाहर निकला, तो वो हमेशा से उसके मन में पानी के लिए डर बैठ जाएगा। और यदि उसको कोई बताए नहीं कि तुम बचपन में पानी में डूबे थे, तो उसको वो चीज़ मालूम नहीं रहेगी, लेकिन वो डर तो रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बचपन की भी होती हैं, जो रिकॉल हो जाती हैं। तो मे भी पॉसिबल आपने कहीं कोई ऐसा किसी मंदिर में पेंटिंग देखी हो या कुछ। बहुत चीजें ना हम भूल जाते हैं। आप देखिए, ये तो बहुत दूर की बात है। कई बार आप जब अपनी अलमीरा अपने कबर्ड को जमाते हैं ना, तो कुछ कपड़ों के बीच से अचानक एक कपड़ा निकलता है और आपको लगता है ये तो मैं भूल ही गई थी कि ये भी मेरे पास था, है ना। तो हमारी जो मेमोरी है उसमें क्या होता है कि सारी चीजें परमानेंट मेमोरी में नहीं जाती हैं, ज्यादातर टेम्परेरी मेमोरी में जाती हैं, और कुछ ही चीजें होती हैं जो परमानेंट में जाती हैं। और हमारी मेमोरी हमेशा उनको डिलीट भी करती रहती है। जो चीजें आपकी बहुत यूज नहीं होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं, और जो आप रेगुलर यूज करते हैं वो फिर जो है वो कंटिन्यू रहती है। मैम ठीक कई है। बार ना मेरे साथ ऐसा भी पहले बहुत होता था, जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन होती थी, जैसे वो मैंने देखी और कुछ टाइम बाद या कुछ दिन बाद वो चीज हो जाती थी, तो दिमाग में ये रहता था कि ये मैंने कहीं देखा है, ये मैंने कहीं पहले देखा हुआ है, पहले महसूस करा हुआ है इसी ये सेम सिचुएशन को। तो मैम वो क्या चीज होती है? ये इंट्यूशंस होते हैं जो हर व्यक्ति में होते हैं, जिसको सिक्स सेंस भी बोलते हैं। तो ये इंट्यूशन पावर हर में, खासकर फीमेल्स में ये बहुत अधिक होता है। इंट्यूशन पावर जो इसको डेवलप कर लेता है तो उसका बढ़ जाता है, जो नहीं करता है तो रहता उसमें भी है, लेकिन वो एक पैसिव मोड में रहता है। 10 o'clock हो गए, तो जो मीटिंग छोड़ना चाहे वो छोड़ सकता है। मैम ये बात तो मेरे साथ भी होती है जो अभी दीदी ने बोली मैम ये कि डेजा वू भी तो कहते हैं ना इस चीज को कि रिपीट करें, आपकी वॉइस वो क्लियर। डेजा वू भी तो एक इसी टाइप से एक होता है ना कि जहाँ पे हम पहले उस जगह पे ऐसा महसूस करते हैं, हम पहले भी आ चुके होते आ हैं, चुके हैं। सेम उसको हमने मतलब फील किया हुआ है वो पूरा एटमॉस्फेयर या वो जगह। एक्चुअली कई बार ना वो हमारे कुछ पूर्व जन्मों का भी रहता हाँ। है। हाँ तो जी। वो अभी हम क्लियर नहीं इसलिए कर सकते क्योंकि वो हो सकता है आपने किसी पिक्चर, किसी मूवी या कहीं देखा हो, या हो सकता है किसी से उसके बारे में सुना हो। हाँ। तो ये हाँ सारी ये होता है मैम। पॉसिबिलिटीज हैं उसके साथ। और कई बार मैम इंट्यूशन भी हो जाती है कि ये होने वाला है और वो बिल्कुल हो जाता है। हो जाता है। इंट्यूशंस होते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। जैसे अब आप इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एनर्जी लेवल आप लोग के बढ़ेंगे। ठीक है। कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। तो इसके इफेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक जैसे होंगे। अगर पॉजिटिव स्ट्रांग होगा तो नेगेटिव भी स्ट्रांग होगा। तो अब आप लोग को इस चीज के लिए बहुत अलर्ट रहना है कि आप किसी के भी बारे में कुछ भी नेगेटिव ना सोचें। क्योंकि अब क्या होगा कि जो आप सोचेंगे, जो आप बोलेंगे, वो चीजें होने लगेंगी। तो इस चीज के लिए बहुत अलर्ट रहिए कि आप किसी का अगर अच्छा ना सोचें तो बुरा बिल्कुल भी ना सोचें। क्योंकि अगर पॉजिटिव इफेक्ट होगा तो नेगेटिव भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका सबकॉन्शियस ये समझे कि ये तो नेगेटिव इफेक्ट है, इसको नहीं करना है। वो दोनों को इक्वल एफर्ट के साथ करेगा। ठीक है। तो इसलिए इस चीज के लिए बहुत अपने आप को अलर्ट रखिए कि यदि किसी के प्रति भी आपके मन में कुछ सेकंड के लिए भी कोई थॉट आता है तो उसको तुरंत कैंसिल करें और उससे हटें। अब देखिए, जैसे हम बाय बायस नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव चीजों को आप कैंसिल कैसे करेंगे? तो ये एक लॉ ऑफ कैंसिलेशन होता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड से आपकी लड़ाई हो गई और आपके मन में कोई भी एक उसके लिए नेगेटिव थॉट आ गया। ठीक है ना, कि चलो उसने ऐसा कहा, अब मैं बताती हूँ। ये भी एक नेगेटिव थॉट है ना। तो उसको लॉ ऑफ कैंसिलेशन के अकॉर्डिंग कैसे कैंसिल करें कि उसके आगे जैसे ही आप अलर्ट हुई कि ये तो नेगेटिव है, लेकिन वो थॉट तो आ चुका है ना। तो उसको कैसे करें कि उसमें लेकिन, किंतु, परंतु, बट लगाएं कि मैं उसे बताती हूँ। नहीं,
लेकिन उसने मेरी बहुत हेल्प की थी, मुझे उसे नहीं भूलना चाहिए। सो आपने क्या किया, आपका जो ये सेकंड सेंटेंस है ये फर्स्ट सेंटेंस को कैंसिल कर देगा। तो जब ये चीज बार बार प्रैक्टिस में करेंगी ना, तो धीरे धीरे आप में अपने आप ये अलर्टनेस आ जाएगी कि आप पहला वाला सेंटेंस सोचे ही ना। तो शुरू में आपको ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम ये तो चीज आपने अच्छी बताई कि कई बार होता है जाने अनजाने हमारे मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमें नहीं सोचना चाहिए, लेकिन वो आते हैं, तो उसको हाँ, कैंसिल हाँ करने का तरीका देखिए, आपने अच्छा बताया। आप देखिए, अगर माँ और बच्चे का रिश्ता देखें तो वो सबसे क्लोज माना जाता है और सबसे लविंग माना जाता है। लेकिन अगर वही बेटा मान लो 4 घंटे लेट हो रहा है, तो माँ के दिमाग में कैसे कैसे विचार आते, गाड़ी तो खराब नहीं हो गई, बहुत तेज चलाता है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। जबकि जो सबसे वेल विशर होती है वो माँ ही होती है। तो हमेशा क्या करना है, जैसे मान लीजिए यही सिचुएशन ले, हमारे इसमें थॉट आया कि बहुत तेज गाड़ी चलाता है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई, तो अपन उसको तुरंत जोड़ नहीं, मान लीजिए जिससे भी आपका सेटिस्फेक्शन मिलता, नहीं अभी उसने कल ही गाड़ी सर्विसिंग में कराई थी, इसलिए गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। या जैसे आया कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, लेकिन वो बहुत केयरफुली चलाता है ना। अब क्या रीजन है कि उसको 4 घंटे लेट हो गए, अब सपोज आपका बर्थडे है या आपने कुछ चीज लाने के लिए बोला है, तो उसको आप तुरंत जोड़ें, लेकिन वो चीज मैंने बोली थी इसको लाने, तो शायद उसके लिए वो लेट हो गया होगा। तो हमेशा अपने लेकिन किंतु परंतु लगाकर और अपने जो फर्स्ट नेगेटिव आपकी जो थॉट है उसको कैंसिल करें। तो जब ये बार बार प्रैक्टिस में करेंगे ना, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो नेगेटिव थॉट आना ही बंद हो जाएंगे। तो इसकी अब आप लोग जरूर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप लोग कॉन्शियस लेवल पर हाई हो रहे हैं। जैसे जैसे हाई होंगे तो आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, वो चीजें होने लगेंगी। तो अभी आप बिल्कुल ऐसे ना एक दो राहे पे खड़े हैं कि पॉजिटिव साइड चले जाएं या नेगेटिव साइड। तो इसीलिए ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन को आप बिल्कुल ध्यान में रखें और उसे फॉलो करें कॉन्शियसली। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर, है ना। ओके, आज का सेशन थैंक हम यू यहीं मैम। करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय थैंक यू जिनेन्द्र, गुड मैम, नाइट, थैंक यू हैप्पी रितु जी, बर्थडे। आपने भी सेशन अच्छा लिया आज। हाँ, आज वेरी गुड आपने सेशन। बहुत अच्छा लिया रितु मैम, हाँ वेरी जी गुड। रितु दीदी, बहुत अच्छा कराया थैंक आपने। अच्छा, यू, थैंक यू मैम। जय